आईवीएफ एक ऐसा ट्रीटमेंट सॉल्यूशन जिसने कई परिवारों को उनका परिवार बढ़ाने की खुशियां दी हैं और दूसरी ओर लोग आज भी इसे एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं मानते। सेक्सुअल हेल्थ की अगर बात करें तो हमारा भारत ग्लोबल सेक्सुअल हेल्थ की रैंक में बहुत ही नीचे आता है, क्योंकि हमारे भारत में सेक्सुअल हेल्थ की अवेयरनेस और एजुकेशन पर आज भी हम खुलकर बात नहीं करना चाहते। हमारे देश में आज भी एक टैबू है जिसे हमें नज़रअंदाज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इस टैबू को ब्रेक करने के लिए हमने ये पॉडकास्ट आप सबके लिए बनाई है, ताकि हम हमारे मिथ्स, मिस इन्फॉर्मेशन और किसी भी तरह के स्कैम और फ्रॉड से बच सकें और इस नॉलेज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकें। आईवीएफ एग्जैक्टली क्या होता है? इनफर्टिलिटी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से रैपिडली इनफैक्ट बढ़ रही है, तो बहुत हासिल करना पड़ता होगा समझाने के लिए। तो किस तरह के मिथ्स आपको बेसिकली सुनने को मिलते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द एथिक्स ऑफ द डिपार्टमेंट। देखिए, एग फ्रीज करना मतलब फीमेल की बॉडी से एग्स को निकाला गया और उनको फ्रीज कर दिया। 35 से ऊपर जैसे जाते हैं तो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स इंक्रीज हो जाते हैं। अगर हमने एक जेनेटिकल डिसऑर्डर वाला एम्ब्रियो हमने एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट कर दिया तो उसमें फेलियर रेट होता है। तो बाकी मैम स्टार्ट करते हैं इस चीज को। ठीक है। सबसे पहले मैम, इनफर्टिलिटी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से रैपिडली इनफैक्ट बढ़ रही है। इसके क्या प्राइमरी रीजंस हैं मैम? क्योंकि ज्यादातर मैं आसपास के लोगों से भी कहीं ना कहीं सुनता रहता हूँ। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, जो न्यू फैमिलीज हैं, जैसे मेरे ही जान पहचान में, मेरे फ्रेंड सर्कल में मुझे ऐसा सुनने को मिल जाता है, यार मुझे दुष्यंत यार ऐसा, मतलब हम लोगों के बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वी आर ट्राइंग सिंस ऑलमोस्ट 2, 3, 5 years, 6 years, 7 years, ऐसा सुनने को मिलता है कि दैट हम वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही है, तो आईवीएफ के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो एक बार मुझे बस आप ये बताएं कि आईवीएफ एग्जैक्टली, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स हैं इसको लेके, आईवीएफ एग्जैक्टली क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है और क्या प्राइमरी रीजंस हैं इनफर्टिलिटी से रिलेटेड? ओके, सो सबसे पहले आईवीएफ की बताती हूँ आपको। आईवीएफ एक प्रोसीजर है जिसमें कि हम फीमेल की बॉडी से एग्स निकालते हैं और मेल्स के स्पर्म्स लेते हैं। आउट ऑफ द बॉडी लैब में उनको फर्टिलाइज करवाया जाता है, उससे एम्ब्रियोज बनते हैं, फिर उन एम्ब्रियोज को फीमेल के यूट्रस के अंदर डाला जाता है। ओके, दोबारा से उसको इंसर्ट किया जाता है। यस। ओके, सो ये प्रोसीजर हो गया आईवीएफ का। और अब इसके लिए बहुत सारे लोगों में बहुत से थॉट्स आते हैं कि ये कुछ अननेचुरल प्रोसीजर है। ओके, सॉरी टू मैम कट डाउन हियर। मैम एक और चीज आती है इसी बीच में, कि स्पर्म को लेके बड़ा सा कंसर्न रहता है कि जो मेल होता है ना, तो कहते हैं कि मेरे ही स्पर्म यूज किए गए हैं, नहीं कुछ और कर लिया गया है। ये भी है मैम फैक्टर। राइट, सी ये चीजें है, बट इट डिपेंड्स ऑन द एथिक्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द सेंटर एंड द एथिक्स ऑफ द डॉक्टर। सो हमारे यहाँ पे वी हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया अबाउट दिस। The labeling of the sperm samples, the witnessing of the sperm samples, जब प्रोसीजर किया जाता है तो उसमें विटनेस रहते हैं, विटनेस 1, विटनेस 2, so that is our staff, me and my embryologist. Okay. So that's how we avoid mixing of the sperms, कि किसी भी पेशेंट का मिक्सिंग नहीं हो, और using any other sperm is not at all possible. See, it is all about ethics. If someone wants to do it, तो वो कर सकते हैं, but it is the rule, it is the law and it is ethic of our department कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। Okay. सो मैम ये प्राइमरी रीजंस क्या, मतलब इनफर्टिलिटी को लेके आज के समय पे है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी बेसिकली बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है? जो रिसर्च कहती है और जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, अभी इनफर्टिलिटी इसलिए इतनी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द लेट मैरिजेस। देखिए, अभी आप खुद ही अपनी फैमिली में देखेंगे, पहले जो मैरिजेस 21, 22 में होती थी, अब मैरिजेस 27, 28 और मोस्टली 30s के बाद होती है, बिकॉज यंग जनरेशन इज नॉट रेडी कि उनको अभी मैरिड होना है। ठीक है, वन रीजन इज द लेट मैरिजेस, बिकॉज जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, स्पेशली इन फीमेल्स, जो एग का काउंट है वो डिक्रीज होता है, वो कम होता जाता है। मेल्स में ये एडवांटेज है कि वो थोड़ा लेट कम होता है, दैट हैपेंस आफ्टर 40 years। तो लेकिन फीमेल्स, मोस्टली फीमेल्स में 30 की एज के बाद एग काउंट डिक्रीज होने लग जाता है। सो वन प्राइमरीली रीजन इज दैट। सेकेंड रीजन इज द एनवायरमेंटल फैक्टर।
environmental factor, the pollution which is happening, and third is the lifestyle changes. आप देखेंगे अभी late night हम सोते हैं, हाँ, so बहुत से like जो भी generation है, sleep they sleep disorders very वगैरह। late at night. So रात को लेट सोते हैं, खाना उनका कोई पैटर्न नहीं है, so how this affect your fertility, ये आप समझिए कि जब आप लेट सोते, आवर बॉडी हैज अ रिदम, एक क्लॉक है हमारी बॉडी में, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली, लाइक मॉर्निंग में ये हार्मोन सिक्रीट होंगे, नाइट में ये हार्मोन सिक्रीट होंगे, ओके, बट दैट विल हैपन व्हेन यू विल शट योर आईज. अगर आप अपनी आंखों को खुला रखेंगे 1 बजे और 2 बजे तक, in front of mobile screens and yes, laptop and that screens। light, that artificial light is mimicking the daylight, so the hormones जो आपकी बॉडी में जो which will calm down your body and which will make your body stress free, वो आपकी बॉडी में secrete नहीं होते हैं, and your body is staying active for longer hours, and healthy hormones are not secreted in your body, and that is leading to आपके sperms की क्वालिटी खराब हो रही है, eggs की क्वालिटी खराब हो रही है, menstrual cycles have become irregular, and I tell many young females कि आप अपना sleep pattern ठीक करिए, अपना dietary pattern ठीक करिए, so all these things will go away. And one more thing about the diet, see we are taking so much junk food, we are taking outside food. बहुत से लोग कहते हैं मैम मैंने बाहर खाया था लेकिन मैंने रोटी और दाल ही तो खाई थी, उसमें क्या हो गया? See the oil in which they are cooking, the material which they are using, you don't know वो कितना authentic है, वो कितना अच्छा है. So always मैं couples को advise करती हूँ, always take homemade food और try कि अपना sleep pattern ठीक करिए, so that आप infertility में land up ना करें. ओके, तो मैम जैसे अमूमन तौर पर पेशेंट्स आपके पास आते हैं और आईवीएफ को किस तरह से आपको लगता है कि वो किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से आईवीएफ को लेते हैं? आपको बहुत हसल करना पड़ता होगा समझाने के लिए, तो किस तरह के मिथ्स आपको बेसिकली सुनने को मिलते हैं? देखिए जब आईवीएफ कोई भी कपल आता है, मोस्टली तो कपल्स आर नॉट रेडी कि वो आईवीएफ करेंगे, राइट? और आईवीएफ को लेके क्योंकि बहुत से मिथ्स हैं, जैसे कि आईवीएफ जो है एक अननेचुरल प्रोसेस है, आईवीएफ से जो बेबीज होते हैं वो हेल्दी नहीं होते हैं क्योंकि वो आर्टिफिशियली डेवलप हो रहे हैं, ये उनका मिथ है. देन आईवीएफ करने के बाद जो फीमेल है उसको पूरा बेड रेस्ट करना पड़ेगा, वो सिर्फ बेड पे लेटी रहेगी 9 महीने, उसके बाद वो सिर्फ डिलीवरी करवाने हॉस्पिटल जाएगी. एंड एक और मिथ है कि जिनका भी आईवीएफ होगा उनका सिर्फ सिजेरियन ही होगा, उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती है. ये मैम बहुत बार मुझे ये बहुत बड़े मिथ्स हैं जो कि हम बहुत बार जिनको हम बस्ट करते हैं. पेशेंट्स आते हैं, इवन हमारे हॉस्पिटल में, यथार्थ हॉस्पिटल में हमारे आईवीएफ किए हुए पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी होते हैं, एंड वी एनकरेज, जो हमारे गायनेक्स भी हैं वो भी एनकरेज करते हैं पेशेंट को कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपका आईवीएफ हुआ है तो आपको सिजेरियन ही करना है. नॉर्मल डिलीवरी इज इक्वली गुड, अगर कोई इंडिकेशन है तो सिजेरियन किया जाएगा. और एक जो मिथ अभी बताया मैंने कि आईवीएफ से जो होते हैं बेबीज वो नॉर्मल नहीं होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आईवीएफ और नॉर्मल प्रेगनेंसी इज सेम. सिर्फ एक प्रोसेस है जो एम्ब्रियो बनने का, दैट इज गोइंग आउटसाइड द बॉडी. अदरवाइज बेबी आपकी बॉडी में डेवलप हो रहा है, नेचुरल एनवायरनमेंट में डेवलप हो रहा है, आप ही की बॉडी का ब्लड उसमें जा रहा है. सो डेवलपमेंटल पार्ट इज ऑल सेम. सो ये एक मिथ है जो कि कपल्स हमेशा पूछते हैं और हम उनको आंसर करते हैं, उनको जवाब देते हैं. एंड आई ऑलवेज गिव माई पेशेंट्स माई एग्जाम्पल बिकॉज मेरा खुद का भी आईवीएफ हुआ है. आई हैव सर्वाइव्ड 4 आईवीएफ साइकिल्स. So I tell them, see, I am sitting in front of you. मेरे पास बेबीज है, मेरे ट्विंस हैं, they are absolutely fine, कुछ नहीं है उनको. So बहुत से मिथ्स तो पेशेंट में रहते हैं. ओके, तो मैम आईवीएफ को लेके एक ये भी चीज है, मैंने मतलब यूजुअली मेरी जब भी जैसे किसी से बात हुई है तो क्वेश्चन ये माइंड में रहता है कि आईवीएफ से क्या ट्विंस और ट्रिपलेट्स ही होते हैं? नहीं, देखो आईवीएफ में यूजुअली 25 to 30% चांसेस होते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसीज होने के. ठीक है, लेकिन इस चीज को अब हम अभी के जो टाइम है इसमें अब एम्ब्रियोस का डेवलपमेंट जो हम करवाते हैं दैट इज अप टू द ब्लास्टोसिस स्टेज, मतलब डे 5 अगर हम एक लेमैन की भाषा में समझें तो ऐसे केसेस में हम सिंगल एम्ब्रियो मतलब एक एम्ब्रियो यूट्रस में डालते हैं. तो ये ट्विन प्रेगनेंसी या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी होने के रेट को बिल्कुल ही कम कर देता है, मतलब 1% कर देता है. तो ऐसा नहीं है कि हर कोई आईवीएफ ट्रिपलेट होता है या डबल होता है, ट्विंस होता है. 25 to 30% मल्टीपल प्रेगनेंसी का रेट है. ओके मैम, आई वाज गोइंग थ्रू सोशल मीडिया हैंडल
बहुत ही वियर्ड क्वेश्चंस भी मुझे आईवीएफ से रिलेटेड मिले, जो मैं स्पेशली आज लिख के भी लाया हूँ। कि एक क्वेश्चन ऐसा था कि क्या आप किसी बेबी को आईवीएफ के थ्रू सेलिब्रिटी लुक दे सकते हो? See, that is not true. This is not at present, ये इंडिया में तो नहीं हो रहा है। जो लुक ऑफ द बेबी है that will depend on the genes of mother and genes of father. So ये जो genetical manipulations हैं, gene coding manipulations हैं, these are happening in China और European countries में it is still under the research. तो इंडिया में this is not at all possible और ये ethical भी नहीं है। तो मैम, जैसे अभी हम स्टार्टिंग में ही बात कर रहे थे कि एज का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, तो आपके अकॉर्डिंग एक आइडियल एज किसी भी फैमिली के लिए, फैमिली प्लानिंग करने के लिए क्या रहती है? सी, फीमेल्स के लिए 25 to 30 की एज इट इज अ बेस्ट पीरियड। अगर कंसीव करना है तो 25 to 30 में आप कंसीव करिए। एंड फॉर मेल्स देयर इज लिटिल बिट ग्रेस पीरियड है, तो 30 to 40 years. So if your like male is 30, 32, 33, so they should get married and they should start thinking about family planning. और एक मैम ना, आज के टाइम पे ये फैशन ट्रेंड में बड़ी सी चीज चल रही है और लोग स्टेटस पे लगा देते हैं, अपना पोस्ट भी करके बताते हैं लोगों के बीच, वैसे भी, और मतलब कहते हैं कि वीडियो के थ्रू भी बताते हैं। तो फीमेल्स में स्पेशली और मेल्स में भी कहीं ना कहीं इस चीज का एक क्वेश्चन रहता है, एग फ्रीज करने का, स्पर्म फ्रीज करने का। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस और ये होता क्या है एग्जैक्टली? देखिए, एग फ्रीज करना मतलब फीमेल की बॉडी से एग्स को निकाला गया और उनको फ्रीज कर दिया गया। तो ये स्पेशल कंडीशंस में रेकमेंड किया जाता है हमारी तरफ से, फ्रॉम अ डॉक्टर साइड। एक तो मेडिकली एडवाइस किया जाता है जिनको कैंसर है, किसी पेशेंट को कैंसर है, आज वो 25-30 ईयर्स की है, अब उसको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के अंडरगो जाना है। बिकॉज ऑफ दोज थेरेपी उसकी एग क्वालिटी खराब हो जाएगी। उस चीज को सेव करने के लिए हम उन पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आपके जो एग्स हैं, अगर आप अनमैरिड हो तो हम आपके एग्स को निकाल के उनको फ्रीज कर देंगे, सो दैट आपकी ट्रीटमेंट का इफेक्ट उन एग्स के ऊपर नहीं आए। वंस यू गेट नॉर्मलाइज, तो आप उन्हीं एग से एम्ब्रियो बना के, जब आप शादी कर लेते हैं, मैरिड हो जाएंगे, उन एम्ब्रियोज को आपको यूट्रस में डालेंगे। ये मेडिकल कंडीशन। सेकेंड मेडिकल कंडीशन जिसमें हम ये एडवाइस करते हैं, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। कुछ आपने फीमेल सुनी होंगी जिनको मेनोपॉज जल्दी हो जाते हैं। हाँ। और अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी रहती है, तो उन फैमिली हिस्ट्री जिनकी रहती है, उनकी जो डॉटर्स रहती हैं, हम उनको ये एडवाइस करते हैं कि दिस कैन हैपन इन योर डॉटर ऑल्सो। दैट मींस इसका जेनेटिक्स का भी मतलब बिल्कुल रोल है, इम्पैक्ट रहता है। बिल्कुल रोल है। थर्ड आता है सोशल फ्रीजिंग, जो कि अब भी बहुत ट्रेंड में है और बहुत से लोग इसको बहुत एंडोर्स कर रहे हैं। बट सी, उन केसेस में, जैसे कि अभी करियर ओरिएंटेड है हम लोग, बहुत से फीमेल्स हैं, मैं भी हूँ और भी बहुत से लोग हैं जिनको अभी वो 30 की हैं, लेकिन दे वांट टू गेट मैरिड एट 40 इयर्स, कि मेरा भी 10 साल मुझे करियर परस्यू करना है, आई विल गेट मैरिड एट 40 इयर्स। इन दोज फीमेल्स वी एडवाइस कि ठीक है, यू गेट योर एग्स फ्रीज, बिकॉज द फ्रीजिंग ऑफ एग मतलब क्या है कि आपने उस एज ग्रुप को फ्रीज कर दिया। मतलब जिस एज में वो फीमेल थी, उस एज में हमने उस एग को निकाला और उनको फ्रीज कर दिया। बिकॉज जैसे जैसे एज बढ़ती है, क्वालिटी ऑफ एग खराब हो जाती है, इट डिक्रीजेस। एंड सेकेंड चीज, अबॉर्शंस और जेनेटिकल डिसऑर्डर, जिनकी हम बात अभी आगे करेंगे, कि जेनेटिकल डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं जब एज अबव 35 चली जाती है। तो इन 2-3 चीजों से बचने के लिए अगर आप अपने एग्स को 30s की एज में फ्रीज कर देते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाते हो। सो ये एक सोशल फ्रीजिंग जिसको कहते हैं। बहुत से हमारे पास पेशेंट आते हैं 25 की एज में कि मैम मेरा एग फ्रीज कर दो, मैंने यूट्यूब पे देखा है वीडियो, बट आई डू नॉट रिकमेंड दिस। हम उन पेशेंट्स को समझाते हैं कि देयर इज नो नीड। अभी आप 25 के हो, 30 में आप मैरिज कर लोगे तो इट्स ओके, यू कैन गेट प्रेग्नेंट एट 30 इयर्स ऑल्सो। उनको हम कुछ टेस्ट बोलते हैं कि आप AMH एक टेस्ट रहता है, दैट इज वेरी सिंपल ब्लड टेस्ट। वी टेल देम दैट डू योर सीरम AMH एंड देन वी कैन नो दैट आपका फर्टिलिटी कितना है, और उसके करने के बाद अगर वो नॉर्मल आता है, तो आई नेवर डू एनी एग फ्रीजिंग इन वेरी वेरी यंग फीमेल्स। सो सम पीपल आर टेकिंग इट एज अ ट्रेंड, लेकिन वी आर नॉट एंडोर्सिंग दिस ट्रेंड। हम सोशल फ्रीजिंग सिर्फ उनमें करते हैं जिसमें रिक्वायर्ड है। तो मैम, जैसे IVF को लेके, अब जैसे अभी हमने एग फ्रीज को लेके बात की,
तो सक्सेस रेट ऑफ लाइक फ्यूचर प्लानिंग ऑफ अ चाइल्ड क्या रहती है मैम? मतलब आप आईवीएफ का सक्सेस रेट पूछ रहे हैं? आईवीएफ का भी, और अगर जो एग फ्रीज कराते हैं हाँ। और उसको भी अगर आगे चल के एम्ब्रियो बना के और ट्रांसफर करना, तो वो उसका भी सक्सेस रेट कैसे? देखिए, आईवीएफ का सक्सेस रेट और एग फ्रीजिंग का सक्सेस रेट दोनों ही डिपेंड करते हैं एज ग्रुप्स के ऊपर। और अगर मैं एक कम्युलेटिव बात करूं तो आईवीएफ का सक्सेस रेट इज 35 to 45% ओवरऑल, एंड एग फ्रीजिंग का परसेंटेज डिक्रीज इट इज अप टू 30 to 40%। ओके। Why this happens? Because जब हम एग्स को फ्रीज करते हैं देन हम उनको थॉ करते हैं। थॉ करना मतलब उनको अपनी ओरिजिनल शेप में लेके आना। एट दैट टाइम कुछ एग्स जो हैं वो खराब हो जाते हैं, लाइक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनकी क्वालिटी ठीक नहीं होती है। तो अगर हमने 10 एग्स को फ्रीज किया है तो उसमें से यूज करने के लिए हमारे पास जो एग बचते हैं वो 5 या 6 बचते हैं। सो इसलिए ये सक्सेस रेट थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। ऑल राइट, तो मेजरली ये कंसर्न रहता है कि मतलब सक्सेस रेट इस वजह से। तो मैम फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे इंजेक्टेबल्स वगैरह होते हैं कि किसी के भी स्पर्म काउंट या जो एग्स काउंट है उसको बढ़ा देते हो, एक्सटर्नल कुछ ऐसे इंजेक्टेबल्स वगैरह भी होते हैं क्या? देखिए, एग काउंट को हम बढ़ा नहीं सकते। एग काउंट को जो हम आईवीएफ जब करते हैं तो जितने एग्स फीमेल की बॉडी में रहते हैं उन्हीं सब एग्स को हम मैच्योर कर देते हैं। ओके। हर फीमेल की ओवरी में कुछ सेट नंबर ऑफ एग्स रहते हैं और जो एक आईवीएफ का प्रोसीजर है उसमें जब हम इंजेक्शंस देते हैं तो उनके सारे के सारे एग्स एक ही टाइम पे सबके सब ग्रो करते हैं एंड हम उनको रिमूव करते हैं। अगर आप ये पूछो कि किसी की बॉडी में एग्स कम है, अब मैं उसको कुछ ऐसे इंजेक्शन दे दूं कि उसकी बॉडी में अगर 7 to 8 एग्स है वो 12 to 15 हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। नंबर वही रहता है। एग्स को इम्प्रूव करने के लिए देखिए लाइफस्टाइल चेंजेस या फिर कुछ टैबलेट्स या मेडिसिन रहती हैं जो कि हम लोअर डोज में पेशेंट्स को देते हैं, बट दैट विल ओनली इंक्रीज 1 या 2 नंबर से वो आपके एग को बढ़ाएंगे। अगर 7 होंगे तो शायद 8 या 9 हो जाएंगे। और स्पर्म्स में देखिए, स्पर्म्स का मेल जो है पार्ट दैट इज टोटली डिफरेंट। मेल्स में बहुत सारे कारण रहते हैं। कुछ मेल्स में एक जो कॉमन होता है कि जो स्पर्म काउंट लो है, वेरी वेरी लो, sometimes there are hormones जो कि बॉडी में डेफिशिएंट होते हैं। in those cases we can give hormones to the male and then sperm count can increase, but ये यूनिवर्सल नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं हार्मोन्स के लिए तो आपको एक डॉक्टर के पास जाना है, you have to do the blood test and if doctor says कि आपको मैं हार्मोन दूंगा and your sperm count will increase, then only we can do it. Okay. तो मैम जेनेटिक्स क्या रोल प्ले करता है अल्टीमेटली? सक्सेस और फेलियर ऑफ आईवीएफ पे डिपेंड करता है जेनेटिक्स पे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जेनेटिक आप इस तरह से सोचिए कि जेनेटिक तो नॉर्मल प्रेगनेंसीज में और आईवीएफ प्रेगनेंसीज में सेम रोल प्ले करता है। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि एज बढ़ती है, 35 से ऊपर जैसे जाते हैं तो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो वो जो एम्ब्रियो है, जो हमारे पास आईवीएफ लैब में भी एम्ब्रियो, तो वो जेनेटिकल डिसऑर्डर तो उसमें भी रहेगा। सो अगर हमने एक जेनेटिकल डिसऑर्डर वाला एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट कर दिया तो उसमें फेलियर रेट होता है। फेलियर मतलब वो या तो वो नेगेटिव आ जाएगा या फिर वो प्रेगनेंसी होने के बाद बेबी जो है वो अबॉर्ट हो जाता है एट 6 वीक्स और 8 वीक्स। सो ये चीजें आईवीएफ में, और नॉर्मल, अगर कोई नॉर्मल फीमेल भी 35 से 40 इयर्स की एज में प्रेग्नेंट होती है, उसमें 35% चांस रहते हैं कि वो जो बेबी है वो जेनेटिकली एबनॉर्मल हो सकता है, वो उसमें अबॉर्शन के चांसेस होते हैं। लेकिन आईवीएफ में एक एडवांटेज होता है कि अगर हम इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हाँ इस 35 to 40 इयर्स है, तो हम उनको गाइड करते हैं कि हम एक PGTA, एक जेनेटिकल टेस्टिंग है, हम आपकी ये कर लेते हैं, उन एम्ब्रियोज को देखते हैं, जो एम्ब्रियोज हेल्दी हैं उन एम्ब्रियोज को आपको यूट्रस में डाला जाए। सो जेनेटिक बहुत मेजर रोल प्ले करता है फर्टिलिटी। जैसे लाइफस्टाइल की बात हो रही थी मैम, आपको भी पता है कि आज के टाइम पे मैक्सिमम लाइफस्टाइल जो है लोगों की बहुत ज्यादा डाइसी काइंड ऑफ हो गई है। मतलब हम वो चीजें कर रहे हैं जो अल्टीमेटली हमें हमारे हेल्थ को कहीं ना कहीं हार्म कर रही है। तो जैसे अगर कोई भी वुमेन जो प्रेग्नेंट है, अगर वो अल्कोहल या स्मोक वगैरह करती है, तो विल दैट अफेक्ट द बेबी? डेफिनेटली। See, alcohol and smoking is totally prohibited during pregnancy, because अल्कोहल लेने से एक सिंड्रोम होता है, अल्कोहल बेबी सिंड्रोम, ठीक है। उसमें बेबी के अंदर अलग अलग तरीके की एबनॉर्मेलिटीज होती हैं। तो जो फीमेल प्रेगनेंसी में अल्कोहल लेती हैं, सो दे शुड अंडरस्टैंड कि उनके बेबी के ऊपर प्रॉब्लम होगी, लाइक बेबी कैन हैव सम सर्टेन काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटीज। एंड सेम विद द स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है वो वेसो कंस्ट्रिक्शन, वो वेसल्स को
कंस्ट्रिक्ट करता है, बेबी तक ब्लड फ्लो नहीं जाएगा, राइट। एंड बेबी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइक IUGR जैसे कि ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फीटस, ये सब Okay. चीजें उसमें होती है बेबी में। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर की खुद की हेल्थ के ऊपर भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है अगर वो स्मोकिंग या अल्कोहल लेते हैं। तो मैम अगर जैसे इस चीज को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना हो तो फॉर एग्जांपल जिस टाइम से कंसीविंग के लिए कोई भी प्लान कर रहा है तो उसको कितने दिन पहले से इन चीजों को कंज्यूम करना छोड़ देना चाहिए और कब तक नहीं करना चाहिए? एटलीस्ट 6 months बिफोर, ओके 6 months पहले से दे शुड स्टॉप स्मोकिंग, हम्म, दे शुड स्टॉप अल्कोहल। हम्म, एंड पोस्ट डिलीवरी एटलीस्ट, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे, अल्कोहल नहीं ले सकती मदर, राइट, स्मोकिंग भी नहीं लेना चाहिए। सो एटलीस्ट टिल द टाइम शी इज ब्रेस्ट फीडिंग शी शुड नॉट कंज्यूम एनी अल्कोहल और एनी स्मोकिंग। तो मैम फर्टिलिटी, अब आप तो डेली बेसिस पे मल्टीपल ऐसे कपल से मिलते होंगे, तो ज्यादातर मैम ऐसा आपको क्या डिफरेंस लगता है कि ज्यादा मेल्स में प्रॉब्लम आ रही है या फीमेल्स में प्रॉब्लम आ रही है फर्टिलिटी को लेके? इट इज इक्वल, ओके it is equal, even in research it is equal, and even my practice we see कि equal है। मेल इनफर्टिलिटी फैक्टर्स एंड फीमेल इनफर्टिलिटी बिल्कुल इक्वल है। कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस टाइम पे फीमेल ज्यादा चल रही है इनफर्टाइल और मेल ज्यादा। अगर मेरे ओपीडी में 100 पेशेंट्स है तो उनमें से 45-50 मेल इनफर्टिलिटी की होंगे एंड 45-50 विल बी फीमेल इनफर्टिलिटी। इट इज ऑलमोस्ट इक्वल। और ये अवेयरनेस हम लोग खुद भी करने की कोशिश करते हैं पेशेंट्स के अंदर, बिकॉज बहुत बार होता है पेशेंट आते हैं, हम मेल को कहते हैं सीमेन टेस्ट करवाइए, बट मेल एडमेंट होते हैं कि मुझे नहीं करवाना, मैं तो ठीक ही हूँ। इवन देन इन देम वी टेल देम कि देखिए ऐसा नहीं है कि इनफर्टाइल फीमेल है, मेल में भी इक्वल चांसेस ऑफ हैविंग इनफर्टिलिटी है, सो द चांसेस आर इक्वल। मैम अगर वैसे बात करें तो क्या ऐसे टॉप 5 रीजंस हो सकते हैं कि जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी रेट या फिर स्पर्म काउंट लो हो रहा है? लेट मैरिजेस, देन डाइट फ्री हैबिट्स, late night sleeping, and then the environmental pollution, and the lack of active lifestyle. Okay. Not doing exercises, just वो lazy potato couch बन के बैठे हुए हैं सब लोग। Okay. So this is decreasing the blood circulation body में कम हो रहा है। So this is very layman, ये कोई layman भी समझेगा कि अगर आप सारा दिन बस lazy की तरह बैठे हुए हैं, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है। So वही ब्लड सर्कुलेशन जो आपके लंग्स और हार्ट में जा रहा है वही यूट्रस में और आपके टेस्टिस में भी जा रहा है। So if testis will not get the blood, सर्कुलेशन नहीं जाएगा, वहां पे नरिशमेंट नहीं मिलेगा, तो स्पर्म्स को नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो स्पर्म विल डाई, स्पर्म विल मोटिलिटी कम हो जाएगा, स्पर्म्स का नंबर कम हो जाएगा। एंड सेम विद एग्स। तो लाइफस्टाइल में मैम ऐसे क्या चेंजेस करे जाएं जो कि सेक्सुअल हेल्थ को बेसिकली कहीं ना कहीं सेक्सुअल हेल्थ को एक प्रोडक्टिव वे में आप लेके जा सको और सेक्सुअली एक्टिव हो सको और सेक्सुअल हेल्थ आपकी अच्छी हो सके? तो किस तरह से लाइफस्टाइल में और किस तरह के डाइट्स ऐसे लेके आएं और किन किन चीजों को हमें लगता है कि हमें वो छोड़नी चाहिए? सबसे पहले द स्लीप पैटर्न, अपना स्लीप पैटर्न ठीक करना है। सी 8 hours का स्लीप इज रिकमेंडेड, लेकिन वो 8 hours का स्लीप रात को होना चाहिए, डे टाइम पे नहीं होना चाहिए। उसको उल्टा ले लेते हैं ना। यस, एज पर देयर ओन। यस, सो सी अगर आइडियली भी देखिए और एंशियंट हमारे स्क्रिप्चर्स, इंडियन स्क्रिप्चर्स को भी आप देखेंगे तो रात को कम से कम 11 o'clock यू शुड स्लीप एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, टेक 8 hours sleep, good sleep, right, not disturbed by any phones or any calls. सेकेंड थिंग, आपने डाइट के बारे में पूछा, सो देर आर मेनी गुड डाइट, जैसे कि आप एक नॉर्मल होम कुक्ड फूड लीजिए, आप एक हेल्दी ऑयल यूज कीजिए एंड अवॉइड द आउटसाइड फूड, जंक फूड्स को अवॉइड कीजिए। एंड अगर आप मुझे पूछेंगे हेल्दीएस्ट फूड क्या है मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए टू इंक्रीज द सेक्सुअल हेल्थ, सो दीज आर ड्राई फ्रूट्स, इफ यू आर टेकिंग सोक्ड ड्राई फ्रूट्स, इफ यू आर टेकिंग ग्रीन वेजिटेबल्स, इफ यू आर टेकिंग fruit, colorful fruits like apple, then papaya, then pineapple. नॉर्मल जो दुकानों, बहुत फैंसी में भी जाने की जरूरत नहीं है कि हमें ड्रैगन फ्रूट पे चलेंगे, हमें ड्रैगन फ्रूट ही लेना है या हमें वो कीवी ही लेनी है और येलो कलर की कीवी लेनी है। नो, यू जस्ट बाय एनी काइंड ऑफ फ्रूट विच यू आर गेटिंग, आपको जो भी मिल रहा है, जो इंडियन फूड है हमारा, आप वो लीजिए। और फ्रूट्स में एक और इम्पोर्टेंट फ्रूट जो है दैट इज बनाना। बनाना के अंदर बहुत सारे पोटेशियम, बहुत सारे मिनरल, विटामिन होते हैं दैट कैन बी
टेकन एनीवेयर, मतलब इफ यू आर गोइंग टू चलते फिरते ऑफिस आप लेके जा सकते हो, हाँ। ये बहाना भी नहीं चलेगा दैट वी डोंट हैव टाइम टू कट दैम. ओके, राइट so sleep, dry fruits, fruits, green vegetables, and the last most important thing is your activity. आप अपने आप को एक्टिव रखिए, do some yoga, do some meditation, do some walking, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करिए. अगर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता आप डांस कर लीजिए, डांस कर लीजिए. अगर आप ऑफिस जा रहे हैं आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं, जस्ट क्लाइंब द स्टेयर्स, आप स्टेयर्स क्लाइंब करिए, आप ऊपर से नीचे जाइए, 2 से 3 चक्कर लगाइए, यू विल हैव गुड सर्कुलेशन. Okay. सो ये सब चीजें हैं विच विल मेक यू यू नो हेल्दी, सेक्सुअली हेल्दी. एंड वन मोर थिंग, लेस कंजप्शन ऑफ शुगर. शुगर इज काइंड ऑफ पॉइजन, एंड अभी की जनरेशन में शुगर का बहुत ट्रेंड है, बिकॉज वी आर टेकिंग कॉफीज, वी आर टेकिंग टी, वी आर टेकिंग डार्क चॉकलेट्स एंड वी आर टेकिंग नॉर्मल चॉकलेट्स. बहुत सारा फूड है, they all contain lots of sugar, and the cold drinks and the soft drinks. So sugar को अपनी डाइट से बिल्कुल कम कर दीजिए, कम मतलब बिल्कुल आउट कर दीजिए, because sugar also hampers your hormone production. So like being a doctor man, like IVF specialist, आप किस तरह से खुद को, जो भी लेटेस्ट एडवांसमेंट आती है IVF टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी आता है, तो कैसे आप अपडेटेड रहती हैं? सी अभी के टाइम पे जैसे बाकी की यंग जनरेशन इज डिपेंडिंग ऑन यूट्यूब एंड ऑल, सो यूट्यूब एंड फर्स्ट CMEs, हमारे रेगुलर CMEs होते हैं, देयर आर कॉन्फ्रेंसेज विच वी अटेंड, एंड देन वी गेट लिटरेचर जो हमारे मैगजीन्स के थ्रू हमारे पास आता है मेडिकल फर्टिलिटी का, उनको हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड दोज, वी आर गेटिंग अपडेट्स फ्रॉम द कॉन्फ्रेंसेज, CMEs होते हैं. सो ये दीज आर ऑल द वेज कि हम अपडेट रहते हैं. Great. Ma'am, is it ethical to choose the gender of your baby at the time when you are going for any IVF or some kind of procedure? See, it is not ethical and it is not even allowed in our India. Law doesn't allow us to choose the gender of baby. Okay. Yeah, it is prohibited. Okay. Thank you so much, ma'am, for being with us on this session today. And it's a pleasure to have a word with you. And definitely जो भी नॉलेज आज आपसे ऑडियंस के पास जाने वाली है, उससे कई इंसाइट्स लोगों को मिलेंगे और उन्हें पता चलेगा कि IVF is a good procedure with which you can bring smiles to your families.